नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। अगर देखो हम लोकसभा और राज्यसभा के बीच पावर पैरिटी की बात करें, लोकसभा के पास एक स्पेशल पावर ये होती है कि मनी बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं लोकसभा में, और इवन राज्यसभा में मनी बिल को पास करने की भी आवश्यकता नहीं होती। दूसरी तरफ राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर कानून बनाने के लिए। राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए। और अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो ऐसी सिचुएशन में राज्यसभा के द्वारा इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है और प्रेसिडेंट रूल को भी अप्रूवल दिया जा सकता है। देखो, अर्ली 20वीं सेंचुरी में एक ब्राइस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। किस इशू पर? इशू था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी इसके समकक्ष जो राज्यसभा है उसमें कैसे रिफॉर्म्स लाए जाएं। इस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये ऑब्जर्व की गई थी कि राज्यसभा को उतनी ही देर किसी बिल को डिले करना चाहिए जितना जरूरी है नेशन की उस बिल पर ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बस बिल के ऊपर बैठ जाओ, बस पूरे देश की जो ओपिनियन है एक्सप्रेस हो जाए उस बिल के ऊपर, इतनी ही देर आप उस बिल को रोक कर रखो, पास ना होने दो। एक और फेमस कोट है एबे सी आइस पिथली का। इन्होंने कहा था, अगर देखो राज्यसभा उन बिल्स को पास कर देती है जो लोकसभा में पास हो चुके हैं, तो फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये बॉडी तो सुपरफ्लुअस है, ये बॉडी सिर्फ स्टैंप मारने का काम करती है उन बिल्स के ऊपर जो लोकसभा में पास हो गए हैं। और दूसरे केस में अगर राज्यसभा उन बिल्स को पास नहीं करती है जो लोकसभा में पास हो गए हैं, तो फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये बॉडी तो मिसचीवियस है। लोकसभा में बिल का पास होना मतलब ये लोगों की विल को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, और उन बिल्स को रोककर राज्यसभा एक प्रकार से अवरोधक का काम कर रही है। तो दोनों सिचुएशन में राज्यसभा का क्रिटिसिज्म तो होता ही है। अब देखो, हम पिछले 68 सालों में राज्यसभा की वर्किंग को एनालाइज करते हैं, खास करके उस सिचुएशन में जब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पार्टीज के पास मेजोरिटी होती है। मतलब अलग अलग पार्टीज का मतलब ये नहीं कि एक पार्टी, कहने का मतलब ये है ऐसी सिचुएशन जब लोकसभा में किसी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स हों, उस पार्टी की सरकार हो, लेकिन उस पार्टी के पास इनफ सीट्स ना हो राज्यसभा में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या राज्यसभा अवरोधक का काम करती है या फिर नहीं करती है? ऐसी सिचुएशन देखो काफ़ी बार आ जाती है। कैसे? क्योंकि लोकसभा तो हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व होती नहीं है। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है उस पार्टी के पास इनफ सीट्स नहीं होती राज्यसभा में। तो बात वही, क्या ऐसी सिचुएशन में राज्यसभा अवरोधक का काम करती है या फिर नहीं करती है? ऐसी सिचुएशन देखो पिछले 68 सालों में 39 सालों तक रही। 29 ईयर्स तक तो ऐसा रहा कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, मतलब जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीट्स हैं, उसी पार्टी के पास राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। लेकिन बाकी 39 ईयर्स के लिए सिचुएशन ऐसी नहीं रही। लोकसभा में जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स थी, राज्यसभा के पास उस पार्टी के पास इनफ सीट्स नहीं थी बिल को पास करवाने के लिए। लेकिन राइटर के अनुसार इस सिचुएशन के कारण राज्यसभा की वर्किंग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। 1952 से लेकर अभी तक राज्यसभा की टोटल 5472 सीटिंग्स हुई। 3857 बिल्स राज्यसभा में पास हुए इस साल के बजट सेशन तक। और इस लॉन्ग जर्नी में यह साबित होता है राज्यसभा ने अवरोधक का काम नहीं किया है। क्योंकि देखो, सिर्फ 3 ज्वाइंट सीटिंग्स हुई दोनों हाउसेस की। ज्वाइंट सीटिंग तब होती है जब दोनों हाउसेस के बीच किसी बिल को लेकर सहमति नहीं बन पाती। तो ज्वाइंट सीटिंग्स सिर्फ 3 बार हुई है। पहली बार हुई थी 1961 में, जब
नेहरू गवर्नमेंट के पास लोकसभा में भी मेजोरिटी थी, राज्यसभा में भी मेजोरिटी थी, लेकिन बावजूद इसके डोरी प्रोहिबिशन बिल 1959 ये राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। इसके अलावा 1978 में बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल 1977 इसे राज्यसभा के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 ये भी राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। तो इन 3 बिल्स पर डिफरेंसेस आए लोकसभा और राज्यसभा के बीच, और ज्वाइंट सीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ी। तो देखो 68 सालों में सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सीटिंग का ऑर्गेनाइज होना ये एक एग्जाम्पल है कि राज्यसभा ने अवरोधक का काम नहीं किया है। इसके अलावा कुछ मौके ऐसे भी आए जब राज्यसभा का क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे 24th अमेंडमेंट बिल 1970। इस बिल में क्या प्रोविजन था, जो हमारे पहले प्रिंसली स्टेट्स थे उनके राजाओं महाराजाओं को कुछ बेनिफिट्स सरकार के द्वारा दिए जाते थे, पेंशन संबंधित बेनिफिट्स या फिर कस्टम ड्यूटी में रिलैक्सेशन, उनको एबोलिश किया जाना था इस बिल की सहायता से। लेकिन लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था राज्यसभा जो बॉडी है ये रिग्रेसिव है, मतलब एडवांसमेंट के अगेंस्ट है। इसके अलावा 1989 में 64th और 65th अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो सका था। ये बिल्स जो थे वो लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने से संबंधित थे। हालांकि बाद में 73rd और 74th अमेंडमेंट हमारे संविधान में पास हुई, लेकिन जब ये 64th और 65 अमेंडमेंट पास नहीं हो सके थे तब भी राज्यसभा का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। ओवरऑल देखो अभी तक काफ़ी कोऑपरेशन देखने को मिला है लोकसभा और राज्यसभा के बीच, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए जब टकराव देखने को मिला, कलह देखने को मिली राज्यसभा और लोकसभा के बीच। सबसे पहला ऐसा मौका आया 1952 में। 1952 में राज्यसभा के मेंबर्स को शामिल नहीं किया गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो राज्यसभा के मेंबर्स ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 1953, इस बिल को लोकसभा के स्पीकर के द्वारा मनी बिल सर्टिफाई किया गया था, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था यह बिल मनी बिल नहीं है। तो इस मौके पर नेहरू ने इंटरवेंशन करते हुए कहा था अगर आप इस देश को आगे ले जाना चाहते हो, देश की प्रोग्रेस को सुनिश्चित करना चाहते हो, तो दोनों हाउसेस को मिलकर काम करना होगा। एक और मौका जिस पर कलह देखने को मिली, टकराव देखने को मिला दोनों हाउसेस के बीच, मेजर पोर्ट ट्रस्ट बिल 1963। लोकसभा के स्पीकर ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया था, लेकिन उस सिलेक्ट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं थे। कई देखो ऐसे मौके भी आए, जैसे 1954 में, उसके बाद 1971, 1972, 1975। इन सालों में लोकसभा के कुछ मेंबर्स ने इवन रेजोल्यूशन भी मूव किया कि राज्यसभा को तो डिसॉल्व कर दिया जाए, ये काम की बॉडी नहीं है, राज्यसभा को आप डिसॉल्व कर दो। लेकिन देखो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मौकों पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिला। जैसे रूल तो ये है कि राज्यसभा सिर्फ मनी बिल के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है और लोकसभा की मर्जी है उस रिकमेंडेशंस को माने या फिर ना माने। लेकिन काफ़ी मौक़ों पर राज्यसभा ने मनी बिल के ऊपर जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको लोकसभा ने मान लिया। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्रेवनकोर कोचीन एप्रोप्रिएशन वोट ऑन अकाउंट बिल 1956, यूनियन ड्यूटी ऑफ एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन बिल, एस्टेट ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन रेलवे पैसेंजर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिल 1957 और इनकम टैक्स बिल 1961। इन बिल्स के ऊपर राज्यसभा ने रिकमेंडेशंस दी थी, ये मनी बिल थे, और फिर लोकसभा ने उन रिकमेंडेशंस को मान लिया। तो ये कुछ ऐसे मौके थे जब कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। काफ़ी देखो ऐसे मौके भी आए कि लंबे समय तक राज्यसभा ने किसी बिल को रोक के रखा, और कुछ ऐसे मौके भी आए एक एक दिन में राज्यसभा ने काफ़ी सारे बिल पास कर दिए। तो ये कुछ कमियां हैं जिनको हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। हाँ, इतना ज़रूर है, देखो ये कोई पैमाना नहीं है बोलने का कि राज्यसभा तब अवरोधक का काम करती है अगर सेम पार्टी की मेजोरिटी ना हो दोनों हाउसेस में। देखो जैसे कुछ सालों तक एनडीए की मेजोरिटी थी लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी, फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए, जैसे जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ट्रिपल तलाक, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये सब तब जबकि
एनडीए की मेजोरिटी नहीं थी राज्यसभा में। लास्ट में एक और कंसर्न के बारे में बोला जाता है राइटर के द्वारा। देखो, प्रोडक्टिविटी जो है पिछले कुछ सालों में राज्यसभा की कम हो रही है। 1997 तक राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी थी 100%। 1998 से लेकर 2004 के बीच प्रोडक्टिविटी रही 87% और उसके बाद भी प्रोडक्टिविटी लगातार कम हो रही है। 2015 से 19 के बीच प्रोडक्टिविटी रही 61% और 2005 से 14 के बीच रही 76%। प्रोडक्टिविटी मेजर करने का सबसे अच्छा पैमाना है ये देखना कि राज्यसभा ने ओवरसाइट का फंक्शन प्ले किया है या फिर नहीं किया है। मतलब एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम किया है या फिर नहीं किया है। एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी आप बताइए कैसे फिक्स होती है। जब देखो क्वेश्चन आवर में सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है, तो इनकी सहायता से सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। लेकिन जितना टाइम स्पेंड किया जाता है क्वेश्चन आवर्स पर और कॉलिंग अटेंशन मोशंस पर, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। ये देखो 1978 से लेकर 2004 के बीच ऑलमोस्ट 40% टाइम स्पेंड किया गया था कॉलिंग अटेंशन मोशन पर और क्वेश्चन आवर्स पर। 2005 से लेकर 14 के बीच सिर्फ 22% और 2015 से लेकर अभी तक सिर्फ 12.34%। मतलब क्वेश्चन आवर्स पर और कॉलिंग अटेंशन मोशन पर कम टाइम स्पेंड हो रहा है, इसलिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो पाती। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि डेलिब्रेटिव बॉडी के तौर पर राज्यसभा अपना रोल ठीक से प्ले कर रही है और ज़्यादा बेहतर ढंग से कर रही है। 0 आवर स्पेशल मेंशन, डिस्कशन ऑन बजट्स, वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज, मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं राज्यसभा के जिनकी सहायता से राज्यसभा विभिन्न इश्यूज पर, विभिन्न बिल्स पर डिस्कशन करती है। और इन सब चीज़ों पर राज्यसभा पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, जो कि अच्छी बात है। मतलब राज्यसभा पहले के अपेक्षाकृत एक बेहतर डेलिब्रेटिव बॉडी साबित हो रही है। लास्ट में ये बोला जाता है राइटर के द्वारा, देखो क्वेश्चन आवर और कॉलिंग अटेंशन मोशन पर टाइम कम स्पेंड होता है, जिसका एक रीजन ये है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा बार बार हाउस की प्रोसीडिंग में डिसरप्शन लाया जाता है। मतलब चर्चा नहीं होने दी जाती। उनका ये तर्क है कि हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हम प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। राइटर कहते हैं देखो ये अच्छा तरीका नहीं है। डिस्कशन सबसे बेहतर तरीका है जिसकी सहायता से ना सिर्फ विभिन्न पार्टीज अपना व्यू एक्सप्रेस कर सकती हैं, बल्कि पूरा देश भी जान सकता है कौन सी पार्टी का क्या व्यू है किस इशू पर। तो इसलिए विभिन्न पार्टीज को यह समझना चाहिए कि हाउस को आप स्मूथली फंक्शन होने दीजिए। और बात रही इस टैग की कि राज्यसभा अवरोधक का काम करती है, यह टैग सही नहीं है। हमने इस पूरी डिस्कशन में इसे डिस्कस किया, हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया राज्यसभा की कार्यप्रणाली के बारे में और रेलेवेंस के बारे में। चलते हैं आगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।